जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए इसके वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं क्या पढ़ना है, और हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे परावर्तन के बारे में, ठीक है ना। और अपवर्तन के बारे में अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो परावर्तन के बारे में आप लोगों को क्या क्या सीखना है, ठीक। आइए चलिए देखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का डेफिनेशन, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। यानी प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, ठीक। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस चैप्टर में सिर्फ इस वाले वीडियो में हम सिर्फ परावर्तन के बारे में सीखेंगे। अपवर्तन को मैंने बताया है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का किसी तल से यानी प्लेन से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल फॉर कि मैंने दो क्या लिए, मीडियम लिए, दो माध्यम लिए। एक माध्यम मैंने समझ लिया, जैसे मेरे पास एक हवा है खाली जगह और एक मोटा सा कांच है, ठीक है ना, या कोई भी है, कांच ही है, शीशा ही है। और क्या किया मैंने, यहाँ से लाइट जलाया, वो गया शीशे पे टकराया और टकराने के बाद इधर लौट आया, तो उसका क्या हो गया, परावर्तन। लेकिन अगर मैं कोई पारदर्शी शीशा ले लूं जिसपे पेंट ओंट ना किया गया हो, ठीक है ना, कांच, और लाइट जलाएं, तो वो क्या हुआ, टकराने के बाद उसके उस पार भी चला गया ना, प्रकाश उस ओर चला गया, तो उसमें परावर्तन नहीं हुआ। परावर्तन कब होगा, जब हम पेंट लगा हुआ शीशा लेंगे जिसमें हम चेहरा देखते हैं, इस प्रकार का शीशा, तो उस पर हम लाइट जलाएंगे और उस पर टकरा करके कुछ एंगल बना करके वो निकल जाएगी। तो इस स्थितियों में प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है ना, समझ में आया। अब समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। आइए समझते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए ये जो किरण है, एक किरण शो किया गया है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब यहां मैंने कोई प्रकाश का सोर्स रखा है, जैसे टार्च वगैरह, ठीक ना। यहां टार्च मैंने क्या किया है, इसको समझो एक किरण दिया, क्योंकि प्रकाश में पूरा किरण पुंज होता है, लाइट बीम होता है, लेकिन मैं केवल या हम केवल प्रकाश की एक किरण के गुण के बारे में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पुंज नहीं। तो एक किरण यहां से गई, ठीक है ना, इस शीशे पे आकर के टकराई, ये जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो शीशा ऐसे रखा गया है, इस किरण पे आकर के ये टकराई। अब टकराने के बाद समस्या ये उत्पन्न होता है कि क्या ऐसे निकल जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी किरण, तो एक यहां अभिलंब खींचना पड़ता है। अभिलंब क्या होता है, इस सतह पर 90 अंश की कोण बनाती हुई एक रेखा हम खड़ी खींच देते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, जितने कोण बना करके ये आई थी, इस अभिलंब से जितना कोण बना करके ये किरण आई थी, उतना ही कोण ये इधर से बनाती हुई क्या होती है, निकल जाती है, ठीक। तो क्या हुआ, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं, यानी इंसिडेंट रे, ठीक। और ये अभिलंब खींचा गया, और इस किरण को परावर्तित किरण, ठीक। अब दो चीज और मिले, क्या, एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है, यही पूछा जाता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, बहुत सिंपल है आपतन कोण और परावर्तन कोण बताना। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, या ऐसे बोलें, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। एक यहां एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, वह बिंदु जिस पे प्रकाश की किरण आपतित होती है अथवा जहां से वह परावर्तित होती है, वह बिंदु प्रकाश का आपतन बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। परावर्तन के दो नियम हैं, ठीक है ना, दो नियम होते हैं, क्या, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसको याद कैसे करना, ध्यान देना, इस चित्र को याद रखना, सिर्फ ये तो चित्र याद हो गया ना, तो कैसे करेंगे, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। समझ आई ना, पहले याद हो गया कौन कौन, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यही परावर्तन के दो नियम हैं। जब भी पूछे जाएंगे कि दोनों नियम बताइए, तो आप कहेंगे आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तथा आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। अब हम चलते हैं
गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है ना, डेफिनेशंस के। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। मतलब कांच का कोई गोला है और खोखला गोला, उसको काट दें और एक कटोरी जैसी अपने को संरचना मिलेगी ऐसे। तो अगर हम अंदर कलई कर दें तो बाहर वाला तल परावर्तक हो जाएगा और बाहर कलई कर दें तो अंदर वाला तल परावर्तक हो जाएगा, ठीक। तो दो प्रकार के अपने को दर्पण मिलेंगे। देखते हैं क्या है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लेड ऑक्साइड का पेंट किया गया होता है। यानी एक तल पर पहले पारे की परत चढ़ाई जाती है, उसके पास लेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना, तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। तो जो दूसरा बचता है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन? पहला अवतल दर्पण, ठीक। दो प्रकार के बने ना, कैसे? जिसमें परावर्तन दबे तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है, ठीक। उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। यानी ये वाला देखिए, परावर्तन किस तल से हो रहा है? दबे तल से। अगर इधर से प्रकाश की किरण जाएगी तो इधर से टकरा करके ये आएगी, ठीक। और इधर इसके पीछे की तरफ यानी उभरे हुए पार्ट पर क्या कर दिया गया है? पेंट कर दिया गया है। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। यानी उभरे हुए तल से क्या होता है? परावर्तन होता है तथा इसके दबे हुए तल पे कलई किया गया होता है। आप देख सकते हैं कलई किया गया तल इस तरह से दिखाया जाता है एक लाइन द्वारा, और जो परावर्तक तल होता है उसकी तरफ कुछ भी नहीं किया जाता है। तो दोनों के ये हैं। इसका आप क्या इसके शॉर्ट ले सकते हैं। चलते हैं हम अगले वाले नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अपना जो दर्पण है, जो हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यूज करने वाले हैं, उसमें कुछ डेफिनेशंस, कुछ पॉइंट्स को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर उन पॉइंट्स को आप नहीं समझते हैं तो न्यूमेरिकल करते समय, अंकित का प्रश्नों को हल करते समय बहुत कठिनाई होगी, उनको अगर नहीं समझते हैं तो, ठीक है ना। तो आइए एक एक पॉइंट को समझेंगे हम। इसमें मैंने 8 पॉइंट फाइंड आउट किए हैं और उनको डेफिनेशंस जाना है, ठीक है ना। हम यहाँ लिख करके नहीं देंगे, फिलहाल समझ लेना है, बस आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। तो देखिए हमने समझा है कि गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी गोले का काटा गया भाग होता है, किसी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। तो इनका डिफिनेशन बताते समय आप उसको गोले को ही क्या करना, कल्पना करना कि वो गोला है। तो उस गोले में एक केंद्र होगा, उस गोले की कोई त्रिज्या होगी, ठीक है ना। तो बस वही सारी चीजें यहाँ हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या इसमें C से लेकर की P तक की दूरी है, यानी P से C तक सभी दूरियां हम P से और की नापेंगे, यानी PC कहेंगे। तो PC है क्या? वक्रता त्रिज्या क्या है? उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि गोलीय दर्पण काटा गया भाग है, उसी को क्या कहते हैं हम? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से सुने, गोलीय दर्पण जिस गोले का काटा गया भाग है, उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात P से लेकर के C तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या हो गई P से लेकर के C तक की दूरी, और इसको शो करते हैं कैपिटल R से, ठीक है ना। इसको कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहां मैंने कर दिया है, P से लेकर के C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल R से कहते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई बात। अब वक्रता केंद्र क्या होता है? केंद्र यानी सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको यह समझना वक्रता केंद्र क्या है। फिर वही करना है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का काटा गया भाग है, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर से सुनो, गोलीय दर्पण जिस गोले का काटा गया भाग है, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ आई ना? ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ध्रुव पे। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव यानी वक्रता केंद्र ये हो गया। ध्रुव क्या होता है? ये ध्रुव है। तो ध्रुव को कैसे परिभाषित करेंगे हम कह सकते हैं कि ध्रुव दर्पण के यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पोल कह लेते हैं, ठीक। अब तो हम वक्रता केंद्र, इसको हम क्या करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को कैपिटल C से और ध्रुव को कैपिटल P से लिखा जाता है, ठीक है। अब आता है मेन पॉइंट, मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष, भाई अगर मैथमेटिक्स आप पढ़े होंगे तो दो अक्ष पढ़े होंगे, x अक्ष और y अक्ष। तो यहां भी एक अक्ष ही होता है जो x अक्ष होता है। सामान्यतः वह x अक्ष ही होता है, लेकिन आगे चल करके समझेंगे हम जब
दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी समझेंगे इसको, तब समझ में आएगा। देखिए ध्रुव क्या होता है, सॉरी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष का डिफिनेशन आप इस तरह से देंगे, कैसे? देखिए मुख्य अक्ष को परिभाषित करने के लिए यही लाइन ही है मुख्य अक्ष। ये जो लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ तक, फिलहाल ये अनंत तक, इधर भी इनफाइनाइट तक होती है, उधर भी इनफाइनाइट होती है। तो इसको परिभाषित करेंगे आप ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या काल्पनिक रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वास्तव में ये रेखा होती नहीं है दर्पणों में। दर्पण में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या कहीं लाइन बना हुआ नजर आएगा? नहीं आएगा, लेकिन एक काल्पनिक रेखा मानते हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। समझ आई ना बात? तो ये रेखा हो गई मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष के ऊपर वाला भाग, ये मुख्य अक्ष के नीचे वाला भाग, यानी इस रेखा के नीचे तो मुख्य अक्ष के नीचे हो गए, इसके ऊपर तो मुख्य अक्ष के ऊपर कहीं आएगा जब ऑब्जेक्ट की बात होगी। दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर, द्वारक क्या हो गया? देखिए द्वार तो समझते हैं ना, गेट, द्वार, तो जिससे कोई चीज इंटर करता है, जैसे अपने घर में हम प्रवेश करते हैं तो द्वार से होकर के जाते हैं। तो दर्पण का द्वार क्या हो गया? तो दर्पण में प्रकाश प्रवेश करता है, तो प्रकाश जितने एरिया से होकर के जाता है वही उसका द्वारक हो गया। तो यहां दर्पण का द्वारक हो गया M1 और M2 के बीच की दूरी। देखिए ये इस तरह से दर्पण है, तो दर्पण को हम ऐसे कर लेंगे तो इतना बड़ा गोला हो गया ना, वही इसका द्वारक हो गया। जितना बड़ा गोला काटेंगे उतने बड़ा उसका द्वारक रहेगा। तो ये इस तरह से कर सकते हैं कि दर्पण का व्यास, गोलीय दर्पण का व्यास को द्वारक कहते हैं, या M1 और M2 के बीच की दूरी को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो यहां से आप मुख्य अक्ष को आप पीसी नहीं कहेंगे, मुख्य अक्ष को P से लेकर के P और C को मिलाने वाली रेखा हो गई, ठीक है ना। और दर्पण का द्वारक इसको आप कह सकते हैं M1 और M2 के बीच की दूरी, यानी जिसको हम दर्पण का क्या निकालेंगे? डायमीटर, व्यास निकालेंगे। अब आता है मुख्य फोकस क्या होता है? तो ध्यान देना, मुख्य फोकस परिभाषित करने का सबसे सिंपल तरीका, आप ये यहां से क्या लेना, एक कोई किरण ले लेना, ठीक है ना। मुख्य फोकस तो यही है। मान लेते हैं इसके समांतर हम एक किरण लेकर के जा रहे हैं, तो ये किरण जब इसके समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से होकर के निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से होकर के जाएगी, ठीक है ना, उस वही पॉइंट क्या होता है? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। समझ आई ना बात? देखिए अब आप किसको परिभाषित कैसे कहेंगे? मुख्य फोकस को मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन हो रहा है ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। ये इसके जो विपरीत है ना, ये क्या बताया हमने? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में उसमें जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक। तो आप ऐसे कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ आएगी डिफिनेशन? रिपीट करके सुन लेना, लिख लेना उसको बढ़िया से। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी, फोकस दूरी देखिएगा, हर दूरी हमने बताया कि ध्रुव से नापेंगे, ध्रुव से, तो ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। समझ आई ना बात? दर्पण के ध्रुव से दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल f से, और फोकस, मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। अब फोकस तल क्या हो गया भाई? फोकस तल, तो फोकस तल का मतलब दर्पण के सामने वाला हिस्सा ही, दर्पण के इस सामने वाला हिस्सा, ये फोकस तल। क्योंकि इधर से हम वस्तु रखेंगे तो कोई चीज फोकसित करेंगे तो इसी यही, तो ये हो गया फोकस प्लेन, चाहे ऊपर करें या नीचे करें। समझ आई ना? तो ये सभी, आई होप आप सबको ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर ये लास्ट वाले का आप डेफिनेशन नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को पॉज कर लेना, जैसे मैं एक डेफिनेशन बताता हूं, वीडियो उसको सुनना, उसको पॉज कर लेना और लिख लेना। जब आप लिख लेंगे
तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इसको, इन सभी चीज़ों को याद करने का तरीका क्या है, आप ये चित्र बनाएं और वहाँ उसको पॉइंट बना करके और याद कर लें। बस इसको देखते रहेंगे और वहाँ मतलब यहाँ से डेफिनेशन बोलेंगे, यहाँ देखना रहेगा, चित्र में अपने आप याद हो जाएगा। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।